हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम इसमें कर रहे हैं क्वांटम सीरीज। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर। और आज के लेक्चर का जो सब्जेक्ट है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। पिछले लेक्चर में हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव किया था, आप कह सकते हो एक तरह से सम ह्यूरिस्टिक आर्गुमेंट पे। बेसिकली हमने प्रूव किया था कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन होनी चाहिए थी। ड्राइव किया एक सही वर्ड नहीं है यहाँ पे। और इक्वेशन 1 जो है वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, जहां पर हमने इस साई फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था और हमने कहा था इसको वेव फंक्शन। लेकिन हमने इसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमें पता नहीं है। हमें आज ये इस लेक्चर में देखना है कि इसका क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन हमसे क्या कहती है? श्रोडिंगर इक्वेशन कहती है कि भाई अगर आपके पास एक गिवन सिस्टम है, लेट्स से हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो लेट्स से हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है। वन डायमेंशनल हमारे पास सिस्टम है, गिवन मास का पार्टिकल है, मास हमें पता है। श्रोडिंगर इक्वेशन कहती है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी V जो है वो पता है, यदि आपको ये पता है कि पार्टिकल किस पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली गिवन द बाउंड्री कंडीशंस। क्या क्या हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है सिस्टम में, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें बाउंड्री कंडीशन चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन ये कहता है कि आप इस इक्वेशन की हेल्प से फिर एक जो वेव फंक्शन है साई एक्स टी वो निकाल सकते हो, यानी कि आप एक फंक्शन साई ड्राइव कर सकते हो और ये बता सकते हो कि ये टाइम और स्पेस के साथ कैसे इवॉल्व कर रहा है। ये इक्वेशन आपको वो दे देगी। तो ऑल वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस श्रोडिंगर इक्वेशन इज जस्ट दिस वेव फंक्शन। सिर्फ ये वेव फंक्शन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी मटेरियल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सब इस वेव फंक्शन के अंदर डिकोड है, ठीक है। अगर इस वेव फंक्शन का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन या इससे हम कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते हैं सिस्टम के बारे में, तो ये इक्वेशन हमारे लिए यूजलेस है। तो इस वेव फंक्शन का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन जरूर होना चाहिए। ओके, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में जनरली जब हम वेव फंक्शन ड्राइव करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। जनरली ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, कि वन डायमेंशनल सिस्टम हम लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं एक्स ले रहा हूं। 3 डायमेंशन होगा तो एक्स वाई जेड का भी फंक्शन हो जाएगा, वाई और जेड का एडिशनल फंक्शन हो जाएगा ये। तो साई जो मेरे पास वेव फंक्शन है, ठीक है, इज जनरली अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते हो, तो साई का आप खुद एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते हो। लेकिन साई की हेल्प से, क्योंकि साई कॉम्प्लेक्स नंबर है, साई की हेल्प से आप एक रियल नंबर बना सकते हो, मॉड साई स्क्वायर। मॉड साई स्क्वायर क्या है? यह है साई स्टार और साई। साई स्टार जो है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई, ठीक है। साई स्टार साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो साई की हेल्प से आप एक रियल पैरामीटर बना सकते हो, मॉड साई स्क्वायर, ठीक है, विच इज डिफाइंड बाय दिस टर्म, ठीक है। उसका अपना एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अब उसका क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन वो हमें डिस्कस करना है। तो साई का खुद एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, लेकिन मॉड साई स्क्वायर का हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से साई जो है वो a प्लस आयोटा b है, ठीक है। तो a और b जो है हमारे पास जो है a एंड b आर
टू रियल फंक्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम पैरामीटर का रियल फंक्शंस है। तो ए और बी आपस में रियल है, लेकिन साई कॉम्प्लेक्स है, ए प्लस आयोटा भी हमारे पास है। तो साई स्टार क्या होगा? साई स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी होगा, क्योंकि ए तो बी और रियल है, ठीक है। तो ए माइनस आयोटा बी होगा। तो इससे हम मॉड साई स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो कि है साई स्टार साई। तो साई स्टार साई क्या होगा? वो होगा ए माइनस आयोटा बी यानी साई स्टार मल्टीप्लाइड विद साई विच इज ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो मॉड साई स्क्वायर उस केस में हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर आपको पता ही है कि -1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेन चीज इसमें यह है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रियल फंक्शंस हैं। इसका मतलब मॉड साई स्क्वायर मस्ट बी अ रियल फंक्शन विच इज ऑब्वियसली ट्रू फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका मॉड स्क्वायर जो है हमेशा रियल होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास ए स्क्वायर आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, बी स्क्वायर है तो वो भी पॉजिटिव है, और दोनों को आप ऐड भी कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपका मॉड साई स्क्वायर जो है मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हमारे पास फंक्शन है, पॉजिटिव नंबर हमारे पास है। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि क्योंकि साई का तो अपना कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, लेकिन मॉड साई स्क्वायर का एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्योंकि फिजिकल जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए और रियल भी हमारे पास होनी चाहिए। ओके, सो पॉइंट ये है कि मॉड साई स्क्वायर का क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। सबसे पहले अराउंड 1926 में ही, ठीक है, श्रोडिंजर्स ने सबसे पहले इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करी थी, ठीक है। ही पब्लिश्ड अ पेपर बेसिकली, और सो इट जस्ट अ काइंड ऑफ अ साइड नोट, ठीक है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद इट। श्रोडिंजर ने अपनी श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की हेल्प से कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव करी, ठीक है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी शायद या थोड़ा बहुत और कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी? डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास होती है, ठीक है। साइड नोट मैंने इसीलिए बोला इसको, अगर आपको समझ में नहीं आई ये चीज क्या है तो फॉरगेट अबाउट इट, ओके, जस्ट काइंड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट हम कह के चल सकते हैं, ठीक है। हम इस पे एक प्रॉपर लेक्चर जरूर तैयार करेंगे, है ना, जिसके लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ड्राइव करेंगे, बिकॉज वी वांट टू ड्राइव दिस जे पैरामीटर फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। बट इट वाज फर्स्ट श्रोडिंजर जिसने ये ड्राइव करी थी, ठीक है। और रो जो है जो उसने ड्राइव किया वो था मॉड साई स्क्वायर, यानी कि ऑब्वियसली साई स्टार साई, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये मॉड साई स्क्वायर टर्म इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसने इंटरप्रिटेशन गलत दे दिया था। उसने क्या किया, जो श्रोडिंजर के दिमाग में जो था वो डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात थी, ठीक है। ही वाज थिंकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड उसने जो इंटरप्रेट किया था इस मॉड साई स्क्वायर को, उसने कहा था ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर एक्स एंड पर्टिकुलर टी, अगर हम वन डायमेंशन ले रहे हैं केस, तो हमारे पास ये जो है मॉड साई स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज डेंसिटी को, ठीक है। और उसी सेंस में जो जे हमारे पास है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है चार्ज करंट डेंसिटी को,
ठीक है, ये उसका अपना इंटरप्रिटेशन था क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में वो सोच रहा था, बिकॉज बोहर मॉडल और वो सब उनके दिमाग में था। सो उसने सोचा कि जो हमारे पास जो ये मॉड साइज स्क्वायर है, ये जो हमारे पास है, ये चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक्स और पर्टिकुलर टी पे निकालो तो उस पर्टिकुलर एक्स और पर्टिकुलर टी पे एक चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन जो उसके कंटेम्प्रेरी फिजिसिस्ट थे, दे कंप्लीटली कंडेम्ड इट, उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। सम अदर रीजंस वर देयर, सम और दूसरी प्रॉब्लम्स और अराइज हो रही थी, वो क्या थी क्या नहीं थी वो हमारा इस वक्त सब्जेक्ट मैटर नहीं है, नहीं स्कोप है ग्रेजुएशन लेवल का इतना कि हम वो डिस्कस करें। बट द पॉइंट इज, जो मेरा बेसिक पॉइंट यहाँ पे था कि श्रोडिंगर जो है सबसे पहले जिसने ये मॉड साइज स्क्वायर ड्राइव किया था, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन गलत था। लेकिन ठीक उसके अराउंड मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अंदाजा, 2 या 3 महीने के बाद 1926 में ही मैक्स बोर्न ने मॉड साइज स्क्वायर का जो इंटरप्रिटेशन दिया, जो हम आज भी फॉलो करते हैं बेसिकली, ठीक है, वो क्या था? वो था मॉड साइज स्क्वायर जो है, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये मैक्स बोर्न का इंटरप्रिटेशन था, यानी कि जो साई है उसकी हेल्प से आप प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो, ठीक है, यानी कि साई मॉड साइज स्क्वायर विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एग्जैक्ट टर्म में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, बट सिंपल टर्म में देखा जाए तो मॉड साइज स्क्वायर की हेल्प से आप सिस्टम की किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर एक्स पे कितनी प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, वो आप निकाल सकते हो। यदि आप मेजरमेंट करते हो तो उस पर्टिकुलर एक्स पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, वो आप मॉड साइज स्क्वायर की हेल्प से निकाल सकते हो। ओके, मॉड साइज स्क्वायर साई की तरह ही एक स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम पैरामीटर का फंक्शन है। तो यदि आप, हमारे पास लेट्स से एक सिस्टम हमें दिया हुआ है, लेट्स से वो सिंगल पार्टिकल की तरह ही मैं ले लेता हूं, और आप मॉड साइज स्क्वायर को वर्सेस एक्स अगर आप प्लॉट करते हो, ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हो, एट फिक्स्ड टाइम लेट्स से टी पे आप देख रहे हो, लेट्स से मॉड साइज स्क्वायर और एक्स का जो ग्राफ है, कर्व है, वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न, जिस पॉइंट पे आपकी हाइट कर्व की ज्यादा है, लेट्स से मैं इसे सी पॉइंट बोल देता हूं, ठीक है, जिस पॉइंट पे हाइट ज्यादा है वहां पे उस पर्टिकुलर एक्स पे सिस्टम को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली आफ्टर मेजरमेंट ज्यादा है, और जहां पे ये हाइट कम है, लेट मी कॉल इट डी, वहां पे सिस्टम को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की हमें जरूरत भी है। क्यों है? क्योंकि हम पार्टिकल नेचर नहीं देख रहे हैं सिस्टम का, इट्स अ वेव नेचर, इट्स अ मैटर वेव बेसिकली। अगर हमारे पास सिंगल पार्टिकल है तो सिंगल पार्टिकल पार्टिकल की तरह नहीं है, उसका वेव नेचर प्रिडोमिनेंट है, आप उसको वेव नेचर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। देन जो वेव है, मैटर वेव है, वो कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉड साइज स्क्वायर को देख रहा हूं, ठीक है, तो ये खुद मुझे ये कह रहा है कि साई भी, अगर वेव फंक्शन को भी मैं प्लॉट करता तो कुछ हमारे पास कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड फंक्शन था, मतलब मेजरमेंट से पहले पार्टिकल की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है, पार्टिकल पूरे स्पेस में डिलोकलाइज्ड है, ठीक है। ऑब्वियसली आफ्टर मेजरमेंट देयर विल बी अ फिक्स पोजीशन, बिकॉज आप मेजरमेंट करोगे तो पार्टिकल का आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मेजरमेंट से पहले कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, तो इसलिए मेजरमेंट से पहले आपको पार्टिकल की जो पर्टिकुलर पोजीशन पे, पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा, आप केवल प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बात कर सकते हो। सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ही एक वैलिड इंटरप्रिटेशन लगता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न, ठीक है, मॉड साइज स्क्वायर जो है
इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ इन केस ऑफ और वन डायमेंशनल सिस्टम। सो वन डायमेंशन केस में, वन डायमेंशनल केस में मॉड साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो अगर मान लो सी से डी के बीच में आप इस पूरे इंटरवल को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट दो इस तरह से, ठीक है, और एक छोटे से स्ट्रिप की जो विड्थ है, ये जो विड्थ है लेट्स से ये dx है। ठीक है, तो क्योंकि मॉड साई स्क्वायर इस सिस्टम के लिए गिव्स अस प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम विद इन दिस स्मॉल इंटरवल अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, जो इंटरप्रिटेशन प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू दैट dp शुड बी मॉड साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ टाइम्स dx। तो प्रोबेबिलिटी सिस्टम की छोटे से स्पेशल इंटरवल के बीच में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये होगी। ठीक है, और उसी सेंस में अगर मैं इसको इंटीग्रेट आउट कर दूं फ्रॉम लेट्स से x इज इक्वल टू c से लेकर x इज इक्वल टू d तक, ठीक है, मॉड साई स्क्वायर dx, देन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सिंपल कैलकुलस ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम बिटवीन द 2 पॉइंट्स x इज इक्वल टू c टू x इज इक्वल टू d, उनके बीच में सिस्टम को फाइंड करने की अगर मेजरमेंट करते हो तो सिस्टम उसके बीच में आपको मिलेगा, पार्टिकल उसके बीच में आपको मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप 3 डायमेंशन में भी जनरलाइज कर सकते हो, क्योंकि अब तो 1 डायमेंशन की बात कर रहे थे, आप 3 डायमेंशन में इसको जनरलाइज कर सकते हो। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम के बारे में मेजरमेंट से पहले केवल हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, सो इक्वेशन 2 इज समथिंग विच वी कैन यूज एक्सपेरिमेंटली, कहने का मतलब यह है। ठीक है, लेट्स गो टू द 3 डायमेंशन देन। लेट्स से हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ग्रिड में ले लेता हूं, ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, और ये मान लो z एक्सिस है। मान लो इस पूरे 3 डायमेंशनल सिस्टम को मैंने नेगेटिव और नेगेटिव एक्सिस नहीं बनाई है, बट इट्स ओके। इस पूरे सिस्टम को सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप पूरे स्पेस को आप छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं dx, स्मॉल इंटरवल अलोंग द एक्स एक्सिस, इस एक्सिस में है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी dy, और इसी तरह से हमारे पास ये स्मॉल इंटरवल dz। तो इस कहने का मतलब है कि ये जो मेरे पास स्मॉल वॉल्यूम है जिसे मैं डी टाउ बोल सकता हूं, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट है बेसिकली, वो है dx dy dz। ठीक है, तो अगर मैं इसी इंटरप्रिटेशन को, बॉर्न इंटरप्रिटेशन को यदि मैं 3 डायमेंशन में लेके जाऊंगा तो उस केस में मेरे पास मॉड साई स्क्वायर जो हो जाएगा, जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि अब मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। और उसी सेंस में अगर मैं देखूं कि द स्मॉल प्रोबेबिलिटी, और नॉट स्मॉल बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम विद इन दिस स्मॉल वॉल्यूम, इस छोटे से वॉल्यूम डी टाउ में प्रोबेबिलिटी फाइंड सिस्टम को फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो ऑब्वियसली मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि मॉड साई स्क्वायर है, और उसको मैं छोटे से वॉल्यूम डी टाउ से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में फाइंड करने की, सिस्टम को फाइंड करने की। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं dx dy dz। तो सिंपल मैं कैलकुलस का इस्तेमाल कर सकता हूं कि भाई देन लेट्स से
तो छोटे से रीजन में लेट्स से 3 डायमेंशन में x1 से लेकर x2 तक और y1 से लेकर y2 और z1 से लेकर z2 तक फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो मैं इंटीग्रेट आउट कर सकता हूं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में ऑफ दिस मॉड साई स्क्वायर dx dy dz। ठीक है, तो ये मेरा आ जाता है 3 डायमेंशनल केस। सो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अगर मैं x1 को माइनस इन्फिनिटी ले लूं, y1 भी मेरे पास माइनस इन्फिनिटी हो जाए, z1 भी मेरे पास गोज टू माइनस इन्फिनिटी, सिमिलरली x2 गोज टू प्लस इन्फिनिटी, y2 गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड z2 गोज टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि मैं पूरा का पूरा जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसको स्पैन कर रहा हूं कंप्लीटली, मतलब पूरे स्पेस में जो भी अवेलेबल स्पेस है मेरे पास 3 डायमेंशनल, उसमें फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी P क्या होगी, सिस्टम को उस पर्टिकुलर पूरे स्पेस में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑब्वियसली सिस्टम क्या पार्टिकल, जैसे मेरे पास एक पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं तो पूरे सिस्टम में होगा, तो ये होगा 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन जिसको मैं सिंपली बुक्स में हम मॉड साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड लिख देते हैं, क्योंकि डी एक्स डी वाई डी जेड टेलिंग में ये 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन है, तो बार बार इंटीग्रेशन का साइन बनाने की हमें जरूरत नहीं। इसका मतलब 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन है और मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों ही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, अगर तीनों अलग अलग होते तो मुझे अलग अलग लिखना पड़ता, तो सिंपलिसिटी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और ये कंडीशन हमने कैसे निकाली? ये कंडीशन हमने निकाली क्योंकि मॉड साई स्क्वायर जो है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड मॉड साई स्क्वायर टाइम्स दैट स्मॉल वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। ठीक है, उसके बेस पे हमने इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को निकाली है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, इसमें हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में, और कुछ एग्जांपल भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। इसी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को आप 1 डायमेंशन में कैसे देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है प्रोबेबिलिटी 1 डायमेंशन में, आई थिंक मेरे पास इक्वेशन 2 था, C से लेकर D तक फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मॉड साई स्क्वायर dx, ये मेरे पास P, ये मेरे पास PCD था। ठीक है, और अगर मेरे पास C गोज टू माइनस इंफिनिटी एंड D गोज टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी एंड दिस गोज टू प्लस इंफिनिटी, देन ऑब्वियसली ये जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगा ये 1 होना चाहिए, बिकॉज द सेम लॉजिक। और ये फिर हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन में जनरली हम लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है करना, 3 डायमेंशन थोड़ा ज्यादा टिपिकल होता है। ठीक है, बट द फिजिक्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, so this is all we have as a briefly what we have discussed here, brief way में अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो हमारे पास जो इस वक्त जो हम एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन है साई का, दैट इज द प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन हमारे पास है एंड मॉड साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन में मॉड साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। 1 डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, 3 डायमेंशन में होता है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और उसके हेल्प से हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम जो हमारे पास कंसर्न सिस्टम है उसको किसी पर्टिकुलर रीजन में फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो विल स्टॉप हियर। ओके।